देश का पहला जियोलॉजिकल पार्क जबलपुर के लमीटा घाट में बनेगा। सांसद राकेश सिंह ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि केंद्रीय खान मंत्रालय के भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग एवं मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग के संयुक्त प्रयासों से स्थापित होने वाले जियो पार्क की लागत करीब 35 करोड़ रुपए होगी। सत्य और अहिंसा की राह दिखाने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। टाउन हॉल स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर कांग्रेस सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण किया और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सत्य और अहिंसा के संदेश को जीवन में आत्मसात करने का संकल्प लिया। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर कलेक्टर कार्यालय में भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कलेक्टर कार्यालय के अधिकारियों कर्मचारियों ने मौन धारण कर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और देश के लिए बलिदान देने वाले अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार के बीच कोविड टेस्ट सैंपलों की संख्या बढ़ाने के लिए भी स्वास्थ्य विभाग द्वारा मोबाइल टेस्टिंग वैन की सुविधा शुरू की गई है। राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा दक्षता संवर्धन के लिए चलाए जा रहे स्टार्स प्रोजेक्ट के अंतर्गत प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जिले के जन शिक्षकों, बीईओ, बीआरसी एवं सीएससी को डाइट में ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि फील्ड में शिक्षकों को अकादमिक सपोर्ट प्राप्त हो सके। कोरोना जब तक पूरी तरह समाप्त नहीं हो जाता तब तक सतर्कता जरूरी है। थोड़ी सी भी लापरवाही पूरे शहर पर भारी पड़ सकती है। यह संदेश समाज सेवियों द्वारा कजरवाड़ा, टैमरबीटा, भोंगा द्वार और धोबीघाट क्षेत्र के घर घर दिया जा रहा है। आवारा श्वानों का आतंक लगातार बढ़ रहा है। प्रतिदिन 20 से ज्यादा डॉग बाइट के पीड़ित जिला चिकित्सालय विक्टोरिया पहुंचते हैं इंजेक्शन लगवाने के लिए। जानकारों का कहना है कि शहर में 25,000 से ज्यादा आवारा श्वान हैं जो लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। नगर निगम इनकी नसबंदी करने में नाकाम साबित हो रहा है। गोलपुर के गाजीनगर इलाके में लकड़ी के टाल के पास गांजा लेकर खड़े एक पुराने बदमाश को गोलपुर पुलिस ने दबोच दिया। पुलिस ने आरोपी के पास थैले में 15,000 रुपए कीमत का 1 किलो 300 ग्राम गांजा जब्त किया। मदन महल थाना अंतर्गत रहने वाली एक महिला ने अपने अधेड़ उम्र के पति के खिलाफ अप्राकृतिक कृत्य करने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस ने महिला की शिकायत पर मामला दर्ज कर उसके पति को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता नवविवाहिता है और 6 माह पहले ही उसका विवाह हुआ था। पीड़िता का पति उम्र में उससे करीब 15 साल बड़ा है। अवैध शराब के खिलाफ अभियान चला रहे आबकारी विभाग ने चरगवा थाना क्षेत्र के ग्राम तिखारी में दबिश देकर भारी मात्रा में शराब बनाने के लिए संग्रहित किया गया लाहन और अवैध कच्ची शराब जब्त की है। आबकारी विभाग ने मौके से बरामद हुआ 5,600 किलोग्राम लाहन नष्ट करते हुए 5 लोगों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया है। दिल्ली से भागकर जबलपुर पहुंची 2 नाबालिग लड़कियां उस वक्त पुलिस के हत्थे चढ़ गई जब पुलिस के द्वारा कैरब्स चौराहे पर वाहनों और मास्क की चेकिंग की जा रही थी। पुलिस के द्वारा उनसे मास्क नहीं लगाने को लेकर पूछताछ की गई तो इस बात का खुलासा हुआ कि वो घर से भाग कर आई हैं। मध्य प्रदेश सहित समूचे महाकौशल अंचल में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार प्रदेश में अभी ठंड का असर बरकरार रहेगा। हालांकि रविवार को कुछ जिलों में न्यूनतम तापमान में हल्की बढ़ोतरी जरूर दर्ज की गई है। नमस्कार, बीडीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। जबलपुर के लमीटा घाट में बनेगा देश का पहला जियोलॉजिकल पार्क। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से बनेगा जियो पार्क। करीब 35 करोड़ रुपयों की लागत से बनेगा जियो पार्क। दक्षता संवर्धन के लिए शिक्षा विभाग में दी जा रही है ट्रेनिंग। बीईओ, बीआरसी और जन शिक्षकों को दी जा रही है डाइट में ट्रेनिंग। सत्य और अहिंसा के पुजारी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर कांग्रेस नेताओं ने राष्ट्रपिता को दी श्रद्धांजलि। टाउन हॉल स्थित गांधी जी की प्रतिमा पर कांग्रेस नेताओं ने किया माल्यार्पण। और चरगवा के तिखारी गांव में आबकारी विभाग का छापा। घर में बन रही थी अवैध कच्ची शराब। मौके से आबकारी विभाग ने 5,600 किलो लाहन और कच्ची शराब की बरामद। लाहन को नष्ट करते हुए 5 लोगों के खिलाफ दर्ज किया प्रकरण। देश का पहला जियोलॉजिकल पार्क जबलपुर के लमीटा घाट में बनेगा। सांसद राकेश सिंह ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि केंद्रीय खान मंत्रालय के भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग एवं मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग के संयुक्त प्रयासों से स्थापित होने वाले जियो पार्क की लागत करीब 35 करोड़ रुपए होगी।
सांसद राकेश सिंह ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि जियो पार्क के रूप में जबलपुर को एक बड़ी सौगात मिलने वाली है। केंद्र एवं राज्य सरकार ने इसकी मंजूरी प्रदान कर दी है। जियोलॉजिकल पार्क लम्हेटा घाट में बनेगा। इसके लिए पहले 1,30,00,000 रुपयों की लागत से DPR बनाई जाएगी। जियो पार्क की प्रारंभिक लागत 35 करोड़ रुपए है। इसकी वजह से शिक्षा और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। यह देश का पहला जियो पार्क होगा। जब इतनी अच्छी चीज हमारे पास भेड़ाघाट जैसे विश्व प्रसिद्ध स्थान पर है, तो वहां कोई एक ऐसी संरचना बने जिसके माध्यम से न केवल भूगर्भ शास्त्र और विज्ञान बल्कि पर्यटन की दृष्टि से भी वो आकर्षक और उपयोगी हो, ये मेरा प्रयास था। और लगभग 3 वर्षों के प्रयास के पश्चात मुझे सफलता मिली है कि देश का ये पहला जियो पार्क होगा जो जबलपुर में बनने जा रहा है। जबलपुर को मिलने वाले इस सम्मान के लिए मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी और केंद्रीय खान मंत्री माननीय प्रहलाद जोशी जी को धन्यवाद देता हूं, उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं। और ये जो जियो पार्क होगा न केवल शिक्षा बल्कि पर्यटन की दृष्टि से भी लोगों को आकर्षित करेगा, क्योंकि देश का पहला जियो पार्क है और इंटरनेशनल नेटवर्किंग में शामिल होगा। गौरतलब है कि लम्हेटा फॉर्मेशन पूरी दुनिया में अपनी पहचान रखता है। 1928 में पहली बार विलियम स्लीमन ने यहाँ से डायनासोर का जीवाश्म इकट्ठा किया था। यह जियो हेरिटेज साइट है। इसे यूनेस्को ने भी जियो हेरिटेज साइट के रूप में मान्यता प्रदान की है। सत्य और अहिंसा की राह दिखाने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। टाउन हॉल स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर कांग्रेस सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण किया और उनके बताए गए सत्य और अहिंसा के संदेश को जीवन में आत्मसात करने का संकल्प लिया। भारत को आजादी दिलवाने के लिए लंबा संघर्ष करने वाले सत्य और अहिंसा के पुजारी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 74वीं पुण्यतिथि के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कांग्रेस और उससे जुड़े विभिन्न राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने टाउन हॉल गांधी भवन में स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उन्हें मौन श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर कांग्रेस नेताओं और पदाधिकारियों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के दिखाए सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने और उनके आदर्शों को जीवन में आत्मसात करने का संकल्प दोहराया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चरणों में हम सभी कांग्रेस जन नमन करते हैं, याद करते हैं और उनसे प्रेरणा लेकर अहिंसावादी तरीके से, कर्मठता से, निष्ठा से, ईमानदारी से, पूरी ताकत से शहर संस्कारधानी की सेवा, मध्य प्रदेश की सेवा और देश की सेवा के लिए तत्पर रहने की कसम खाते हैं। हम इस अवसर पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सादर नमन करते हैं और साथ ही उनके बताए रास्तों पर चलने की प्रतिज्ञा लेते हैं। देश और दुनिया को सत्य और अहिंसा की राह दिखाने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर कलेक्टर कार्यालय में भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कलेक्टर कार्यालय के अधिकारियों कर्मचारियों ने मौन धारण कर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और देश के लिए बलिदान देने वाले अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। देश और दुनिया को सत्य और अहिंसा का मार्ग दिखाने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर शासकीय कार्यालयों में भी श्रद्धांजलि सभाओं का आयोजन हुआ। कलेक्ट्रेट परिसर में शासकीय कर्मचारियों अधिकारियों ने मौन रखकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और स्वतंत्रता संग्राम में बलिदान देने वाले अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। श्रद्धांजलि सभा में ADM, SDM सहित विभिन्न विभागों के कर्मचारी अधिकारी शामिल हुए। आज अमर शहीदों के बलिदान दिवस के रूप में 2 मिनट का मौन धारण करने के लिए शासन से आदेश आए थे। उसी के तारतम्य में आज हमने मौन धारण कर अमर शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस अवसर पर उपस्थित कर्मचारियों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अमर रहे के नारे भी लगाए और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बलिदान को याद किया। अमर रहे महात्मा गांधी, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे महात्मा गांधी, अमर रहे। कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार के बीच कोविड टेस्ट सैंपलों की संख्या बढ़ाने के लिए भी स्वास्थ्य विभाग द्वारा मोबाइल टेस्टिंग वैन की सुविधा शुरू की गई है।
मोबाइल टेस्टिंग वैन में एक दिन में 5,200 टेस्ट सैंपल एकत्र कर टेस्टिंग करने की अनुमति प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य विभाग को दी है। खास बात यह है कि मोबाइल टेस्टिंग वैन से एकत्र किए गए कोविड टेस्ट सैंपलों की परीक्षण रिपोर्ट भी कुछ ही घंटों में प्राप्त हो जाएगी। जिले के CMHO डॉक्टर रत्नेश कुरारिया ने जानकारी देते हुए बताया कि मोबाइल टेस्टिंग वैन की सुविधा का लाभ जबलपुर के अलावा बालाघाट और सिवनी जिले के लोगों को भी मिलेगा। मोबाइल टेस्टिंग वैन की क्षमता प्रतिदिन 7,000 सैंपल टेस्ट की है, लेकिन शासन ने विभाग को 5,200 सैंपल टेस्ट की अनुमति दी है और शासन के दिशा निर्देशों के अनुसार स्वास्थ्य विभाग मोबाइल टेस्टिंग वैन से कोविड टेस्ट करने की तैयारी कर रहा है। मोबाइल टीम की जो वैन है उसकी क्षमता 7,000 है, लेकिन जो शासन ने हमें जो टारगेट दिया है वो हमारा 5,200 ही है। उस मोबाइल वैन से सिवनी एवं बालाघाट जिले को भी मैप किया गया है, तो वहाँ के भी सैंपल इसी वैन से जांचे जाएंगे। अभी 3-4 दिन में अभी उन्होंने 26 तारीख तक का जो हमारा बैकलॉग था वो क्लियर कर दिया है। अब क्रमशः जब वो फुल्ली फंक्शनल हो जाएगी तो रिपोर्ट और शीघ्र आएगी। सुबह सैंपल देंगे तो शाम तक पूरी रिपोर्ट आ जाएगी। राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा दक्षता संवर्धन के लिए चलाए जा रहे स्टार्स प्रोजेक्ट के अंतर्गत प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जिले के जन शिक्षकों BEO, BRC एवं CAC को डाइट में ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि फील्ड में शिक्षकों को अकादमिक सपोर्ट प्राप्त हो सके। जबलपुर जिले में 1 फरवरी से 17 मार्च तक चलने वाले दक्षता संवर्धन अभियान के लिए जिले के BEO, BRC, CAC एवं जन शिक्षकों को डाइट में प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि वे फील्ड में जाकर शिक्षकों को अकादमिक सपोर्ट प्रदान कर सकें। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के विशेषज्ञ 11 तरह के प्रशिक्षण दे रहे हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा चलाए जा रहे स्टार्स प्रोजेक्ट का मकसद है बच्चों के लर्निंग गैप को फुलफिल करना ताकि वे शिक्षा की मुख्य धारा में बने रहें। और गुणवत्ता शिक्षा में सबसे मुख्य था शिक्षा, गुणवत्ता वहीं से आई। इसमें बहुत विचार हुआ, नई शिक्षा नीति आई इसी बीच, क्योंकि अब देश को पढ़ के सरकारी नौकरी करने वालों की कम। ये स्टार्स प्रोजेक्ट के अंतर्गत राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा प्रशिक्षण संचालित करवाया जा रहा है, जिसमें हमारे जिले में पदस्थ BO, BRCC, BAC और जन शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि फील्ड में शिक्षकों को अकादमिक सपोर्ट प्राप्त हो सके। इसमें 11 प्रशिक्षण है, जिसमें ये बताया गया है कि फील्ड में वर्तमान में अकादमिक में क्या गतिविधियां चल रही हैं और इनसे जो है किस प्रकार से CAC, BAC को क्षमतावर्धन हो सकता है। अधिकारियों का कहना है कि दक्षता संवर्धन के लिए राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा तैयार कराए गए ऑनलाइन प्रश्न बैंक भी शिक्षकों को उपलब्ध कराए जा रहे हैं। कोरोना जब तक पूरी तरह समाप्त नहीं हो जाता तब तक सतर्कता जरूरी है। थोड़ी सी भी लापरवाही पूरे शहर पर भारी पड़ सकती है। यह संदेश समाज सेवियों द्वारा कजरवाड़ा, टैमरभीटा, भोंगाद्वार और धोबीघाट क्षेत्र के घर घर पर दिया जा रहा है। साथ ही मास्क की उपयोगिता बताई जा रही है। कोरोना को हमें हराना है, वैक्सीनेशन आवश्यक रूप से कराना। टैमरभीटा और कजरवाड़ा के समाज सेवियों द्वारा डॉक्टर्स की टीम के साथ मिलकर इन दिनों जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें घर घर दस्तक देकर लोगों को कोरोना से बचाव के उपाय बताए जा रहे हैं और पर्यावरण को साफ स्वच्छ रखने का महत्व बताया जा रहा है। हम हर बस्ती में जाके रानी अवंतीबाई, रानी लक्ष्मीबाई, जिसमें भोंगाद्वार, टेमरभीटा, कजरवाड़ा, नई बस्ती, पुरानी बस्ती, शिवपुरी, ये कवर करके हमने लोगों को जागरूक किया है कोरोना के प्रति, जिसमें वो मास्क लगाएं, साफ सफाई रखें। ठंड के धीरे धीरे खत्म होते ही डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया का भी खतरा होगा, उसके लिए सावधानी बरते। ये किए हैं, ये सारे कार्य हमने PMP एसोसिएशन के सहयोग से किए हैं, जिसपे जन भागीदारी हमें सहयोग मिला है। इस अभियान में एक साथ कई संगठनों के सदस्य शामिल होकर समाज को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। आवारा श्वानों का आतंक लगातार बढ़ रहा है। प्रतिदिन 20 से ज्यादा डॉग बाइट के पीड़ित जिला चिकित्सालय विक्टोरिया पहुंचते हैं इंजेक्शन लगवाने के लिए। जानकारों का कहना है कि शहर में 25,000 से ज्यादा आवारा श्वान हैं, जो लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। नगर निगम इनकी नसबंदी करने में नाकाम साबित हो रहा है।
पिछले 10 वर्षों में नगर निगम का स्वास्थ्य विभाग आवारा श्वानों के बधियाकरण के नाम पर कई करोड़ रुपए खर्च कर चुका है, लेकिन ना तो आवारा श्वानों की संख्या कम हो रही है और ना ही उसके शिकार होने वालों की संख्या पर लगाम लग पा रही है। जिला चिकित्सालय के चिकित्सकों की बातों पर अगर भरोसा करें तो प्रतिदिन 50 से लेकर 100 लोगों को एंटी रेबीज इंजेक्शन लगाए जाते हैं। प्रतिदिन 20 से 30 लोग डॉग बाइट का शिकार होते हैं। इन आंकड़ों में कहीं कोई कमी नहीं हो पा रही है। देखिए, वर्तमान में हमारे पास जो 50 से 100 केस करीब इंजेक्शन लगते हैं डॉग बाइट के, जिसमें 0, 3, 7, 14, 28 जो शेड्यूल रहता है, 5 इंजेक्शन का शेड्यूल रहता है, उसमें कुछ प्रथम रहते हैं, कुछ द्वितीय रहते हैं, कुछ तृतीय रहते हैं, जैसे भी संख्या के हिसाब से उस हिसाब से लगते हैं। और वैक्सीनेशन जो इसमें जो इंजेक्शन की जो उपलब्धता है वो अपने यहाँ है, लगभग सभी को हो जाता है, कमी नहीं है वैक्सीन की किसी भी तरीके से। कहने को नगर निगम ने कठौंदा में 2 डॉग हाउस बना रखे हैं, जिनमें प्रतिदिन 20 श्वानों की नसबंदी करने का दावा भी किया जा रहा है, लेकिन इन प्रयासों को पर्याप्त नहीं माना जा सकता। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि शहर आवारा डॉग्स के आतंक से मुक्त कैसे हो पाएगा। दिल्ली से भागकर जबलपुर पहुंची 2 नाबालिग लड़कियां उस वक्त पुलिस के हत्थे चढ़ गईं जब पुलिस के द्वारा केवर्स चौराहे पर वाहनों और मास्क की चेकिंग की जा रही थी। पुलिस के द्वारा उनसे मास्क नहीं लगाने को लेकर पूछताछ की गई तो इस बात का खुलासा हुआ कि वो घर से भागकर आई हैं। केरस चौराहे के पास वाहन और मास्क चेकिंग के दौरान 2 नाबालिग लड़कियों को बिना मास्क लगाए देखकर उनसे पूछताछ की गई तो इस बात का खुलासा हुआ कि वो दिल्ली में रहती हैं और घर से भागकर जबलपुर आ गई हैं और उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज है। सिविल लाइन पुलिस ने उनके परिजनों से बात कर उन्हें जबलपुर बुलवाया है। कल केरस चौराहे पे वाहन चेकिंग की जा रही थी, उस दौरान ये लड़कियां बिना मास्क लगाए हुए निकल रही थी, जिनसे पूछताछ की गई। पूछताछ पे इन पे डाउट हुआ तो इनके घर का एड्रेस पूछा गया। इनके घर से बात की गई तो घर वालों ने बताया कि ये 25 जनवरी को घर से बिना बताए और दिल्ली से भाग के चली आई हैं। जब वहाँ के थाने संपर्क किया गया तो वहाँ के SHO साहब द्वारा बताया गया कि इन पे अपराध क्रमांक 192/2022 धारा 363 का पंजीबद्ध है, जिनसे थाना मिला के और महिला SI द्वारा बातचीत की गई और उनको रखने के लिए शेल्टर होम भी जो आया गया। पुलिस ने दोनों लड़कियों को फिलहाल शेल्टर होम में रखा है। गोहलपुर के गांधीनगर इलाके में एक लकड़ी के टाल के पास गांजा लेकर खड़े एक पुराने बदमाश को गोहलपुर पुलिस ने दबोच लिया। पुलिस ने आरोपी के पास थैले में 15,000 रुपए कीमती 1 किलो 300 ग्राम गांजा जब्त किया। आरोपी के विरुद्ध पूर्व से 17 आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसके पहले भी पुलिस उसे NDPS एक्ट के मामले में गिरफ्तार कर चुकी है। गोहलपुर पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक गाजीनगर निवासी 50 वर्षीय राजू उर्फ गौहर खान को गाजीनगर लकड़ी के टाल के पास दबिश देकर पकड़ा गया। उसके पास रखे थैले की तलाशी ली गई तो उसमें गांजा बरामद हुआ। पूछताछ में आरोपी ने गांजा विक्रय करने की बात कबूल की। पुलिस ने NDPS एक्ट के प्रावधानों के तहत प्रकरण दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया है। राजू उर्फ गौहर पुराना बदमाश है। उसके विरुद्ध मारपीट, आर्म्स एक्ट, जुआ सट्टा और NDPS जैसे 17 आपराधिक मामले पूर्व से थानों में दर्ज हैं। मुखबिर सूचना मिली थी कि झुग्गी झोपड़ी में का रहने वाला राजू उर्फ गौहर अली, पिता स्वर्गीय बाबू खान, उम्र लगभग 50 साल, निवासी सिराज होटल के पास गाजीनगर गोहलपुर का, जिसके पास मादक पदार्थ गांजा है, जो कुछ देर से झुग्गी झोपड़ी तरफ बेचने के लिए ग्राहकों को जाएगा की सूचना से दबिश कार्रवाई की गई, जहां पर राजू उर्फ गौहर अली के कब्जे से 1 किलो 300 ग्राम गांजा मिला, जिसकी विधिवत जब्ती की गई। इसके बाद उसकी गिरफ्तारी की गई और उसे गिरफ्तार कर थाना ले आया गया, जिसे 7 दिनांक को माननीय न्यायालय पेश किया जाएगा। गांजे की क्या कीमत होगी? गांजे की कीमत समथिंग 13,000 है। मदन महल थाना अंतर्गत रहने वाली एक महिला ने अपने अधेड़ उम्र के पति के खिलाफ अप्राकृतिक कृत्य करने का आरोप लगाते हुए FIR दर्ज कराई है। पुलिस ने महिला की शिकायत पर मामला दर्ज कर उसके पति को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता नवविवाहिता है और 6 माह पहले ही उसका विवाह हुआ था। पीड़िता का पति उम्र में उससे करीब 15 साल बड़ा है।
मदन महल थाना क्षेत्र में रहने वाली एक नवविवाहिता ने अपने पति के विरुद्ध मदन महल थाने में अप्राकृतिक कृत्य करने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर प्रकरण दर्ज करते हुए उसके पति को गिरफ्तार कर लिया है। मदन महल थाना प्रभारी नीरज वर्मा ने बताया कि पीड़िता का विवाह 6 माह पहले हुआ था, लेकिन उसका पति लगातार उसे प्रताड़ित करते हुए उसके साथ अप्राकृतिक कृत्य करता रहा, जिससे मजबूर होकर उसने मदन महल थाने में शिकायत दर्ज कराई। पीड़िता ने शिकायत की थी। उसके पति हैं शरद सिंघई। उन्होंने अभी जुलाई में विवाह किया था। महिला थोड़ा सा देखने में अक्षम है, उसको दिखाई ढंग से नहीं देता, तो उसके संग अप्राकृतिक कृत्य किया गया है, तो इसलिए 370 का मुकदमा दर्ज किया गया है। और इसमें एक बात और देखने वाली आ रही है आजकल देखने में कि जितने भी 498 के प्रकरण दर्ज हो रहे हैं, इनमें सब में 377 की रिपोर्ट भी आ रही है साथ में। तो थोड़ा इसमें कहीं ना कहीं इसमें स्क्रूटनी करने की आवश्यकता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। आरोपी की उम्र लगभग 50 वर्ष की है और पीड़िता लगभग 35 वर्ष की है। बताया जाता है कि पीड़िता का पति अधेड़ उम्र का है, जबकि पीड़िता की उम्र 35 वर्ष है। पुलिस ने मामले में धारा 377 का अपराध पंजीबद्ध किया है। अवैध शराब के खिलाफ अभियान चला रहे आबकारी विभाग ने चरगवा थाना क्षेत्र के ग्राम तिखारी में दबिश देकर भारी मात्रा में शराब बनाने के लिए संग्रहित किया गया लाहन और अवैध कच्ची शराब जब्त की है। आबकारी विभाग ने मौके से बरामद हुआ 5600 किलोग्राम लाहन नष्ट करते हुए 5 लोगों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया है। चरगवा थाना क्षेत्र के तिखारी गांव में रविवार की सुबह आबकारी विभाग की टीम ने अवैध शराब बनाने के अड्डों पर छापामार कार्रवाई की। आबकारी विभाग का अमला जब दबिश देने पहुंचा तो घरों में शराब की अवैध भट्टियों में कच्ची शराब बनाने का कार्य किया जा रहा था। आबकारी की टीम ने जब तलाशी अभियान शुरू किया तो अलग अलग स्थानों पर प्लास्टिक के डिब्बों में छिपाकर रखा गया करीब 5600 किलो लाहन बरामद किया, जिसे मौके पर ही नष्ट करने की कार्रवाई आबकारी विभाग द्वारा की गई। आबकारी विभाग के अधिकारियों ने बताया कि कार्रवाई के दौरान मौके पर मिले 5 आरोपियों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया गया है। वहीं मौके से फरार हुए 5 लोगों की तलाश की जा रही है। गांव के घरों की तलाशी ली गई एवं आसपास खेतों के और नाले की तलाशी ली गई, जिसमें जो है तो भारी मात्रा में महुआ लाहन बरामद किया गया है, जिससे कच्ची शराब बनाया जाता है, जो लगभग 5600 किलोग्राम 5600 किलोग्राम के आसपास है और 45 लीटर हाथ भट्टी कच्ची शराब बरामद की गई है। इसमें जो है तो 5 लोगों पर मौके पर कार्रवाई की गई है। 5 लोग जो है तो मौके पर मिले थे, जिनके विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया गया है, और 5 ऐसे लोग जो देख करके फरार होने में सफल रहे, उनके विरुद्ध भी पतासाजी की जा रही है। आबकारी विभाग द्वारा अवैध शराब का कारोबार करने वालों पर सतत निगाह रखे हुए हैं। विभाग द्वारा लगातार अवैध शराब वालों के विरुद्ध अभियान चलाकर कार्रवाई की जा रही है। मध्य प्रदेश सहित समूचे महाकौशल अंचल में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार प्रदेश में अभी ठंड का असर बरकरार रहेगा। हालांकि रविवार को कुछ जिलों में न्यूनतम तापमान में हल्की बढ़ोतरी जरूर दर्ज की गई है। मध्य प्रदेश सहित समूचे महाकौशल अंचल में कड़ाके की ठंड का असर बरकरार है। अभी भी तापमान सामान्य से नीचे है। ऐसे में रात और दिन दोनों ही समय शीतलहर जैसी ठंड का एहसास हो रहा है। दिन में तेज धूप के बीच ठंड से थोड़ी राहत जरूर मिल रही है, लेकिन तापमान के सामान्य से कम होने की वजह से लोगों की और चुभन भरी ठंड का सामना करना पड़ रहा है। ठंड का प्रकोप कुछ ज्यादा ही हो गया इस समय। दिन में तो भला धूप रहती है, लेकिन शाम के समय ठंड में हवाएं बहुत तेज चल रही हैं, तो जिससे ना हमें गर्म कपड़ों की तरफ, गर्म आग की तरफ बहुत ज़्यादा जाना पड़ रहा है। चीज़ों को बहुत संभालना पड़ता है। छोटे बच्चों को दिक्कत है, बुजुर्गों को बहुत परेशानी हो रही है। ऑफिस जाने में, सुबह ठंड में काम करने में बहुत दिक्कतें आ रही हैं। पता नहीं ठंड का प्रकोप कब खत्म होने वाला है। सुबह शाम तो बहुत ठंड पड़ रही है, लेकिन दिन में जो है बहुत तीखी धूप है, लेकिन शाम के टाइम बहुत ठिठुरने वाली ठंड पड़ रही है, जिसकी लिए हमें गर्म कपड़े पहनने पड़ते हैं। ठंडी हवाएं चल रही हैं कि बहुत सारी दिक्कतें हैं। ड्यूटी जाते समय, ऑफिस जाते समय हाथों में ठंड लगती है, कानों में ठंड लगती है, जिसकी वजह से हमें गर्म कपड़े पहनने पड़ते हैं, मफलर वगैरह, टोपा वगैरह लगाना पड़ता है। और उम्मीद करते हैं कि शायद आने वाले दिनों में धीरे धीरे धूप और तीखी होती जाए और जो ठंड है धीरे धीरे कम होगी। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार प्रदेश में अभी ठंड का असर बरकरार रहेगा। हालांकि कुछ जिलों में रविवार को तापमान में हल्की बढ़त दर्ज की गई। जिले में भी न्यूनतम तापमान में हल्की बढ़ोतरी हुई। न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस कम 8.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। मौसम विभाग की माने तो आगामी 15 फरवरी तक ठंड से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए BTV न्यूज।